ओके जी, तो मैंने आपको कल एक सवाल भेजा था। एज़ यूजुअल हमारा जो रोज़ का एक होमवर्क होता है सब्सटेंटिव का, वो पिछले सारी चीज़ों को रिवाइज करवा रहा होता है। हो गया है वो? अच्छा जी, तो पहले तो आप मुझे लिख के बताएं कि आपने कौन कौन से रिस्क इसमें आइडेंटिफाई किए। रिस्क, हाँ जी, कौन कौन से रिस्क आइडेंटिफाई किए आपने? चलें जी जल्दी से। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्क यू गाइज हैव आइडेंटिफाइड? Under statement of penalty expense and undisclosed liabilities, there is risk that contingencies might not be disclosed in the FS. Under statement of litigation and penalties, contingency, provision for litigation. Okay, चलें जी। तो पहले तो हम यहाँ पे उसकी एक समरी बना दें। हम उसकी यहाँ पे समरी बना दें कि सर पहला रिस्क इसमें है इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री का। ऐसा ही है, क्योंकि आप खुद देखें कि इसमें कुछ इन्वेंट्री ऐसी हो सकती है जो आपके पास ईयर एंड पे आपकी किताबों में मौजूद हो, क्योंकि वो तो डिफेक्टेड है। सही है बिल्कुल कशफ, एज अ मजबूरी। ओके, अच्छा भाई, दूसरा इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री समझ आ गया सर। दूसरा मुझे लगता है कि यहाँ पे गोइंग कंसर्न का भी रिस्क है। अच्छा, गोइंग कंसर्न का रिस्क मैं इसलिए कह रहा हूँ, गोइंग कंसर्न का रिस्क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, मेजर कस्टमर्स। ऐसा ही है, मेजर कस्टमर। बिल्कुल, तो क्योंकि ऐसी बात है उस पर आपका रेवेन्यू अच्छा खासा डिपेंडेंट होता है, तो फिर आप उसको जो प्रोसीजर्स हैं वो देखते हैं क्या लिखे होंगे आपने, पर पहले हम रिस्क की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तीसरा, सर आपने कहा इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोइंग कंसर्न, आपने कहा कंटिजेंसी एंड प्रोविजंस। ऐसा ही है। ओके, ये हो गए हमारे रिस्क। अच्छा, अब मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताएंगे, हम गोइंग कंसर्न का रिस्क कैसे ड्राफ्ट करेंगे। तो हमने वही तो लिखना है ना कि सिंस वन ऑफ द मेजर कस्टमर्स हैव फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, देयर इज अ रिस्क दैट कम देयर रिस्क। आप क्या लिखेंगे इसके आगे कि रिस्क है ना, कि देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी, देयर रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, बिकॉज आपका एक मेजर कस्टमर लूज हो गया है। अच्छा भाई, ये कौन कह रहा है बिजनेस रिस्क होगा? लॉस ऑफ कस्टमर ना। ये बिजनेस रिस्क किसने कहा भाई? देखो, आपने ये देखना होता है कि बिजनेस रिस्क का मेरे ऑडिट रिस्क पे क्या इम्पैक्ट है। और मैंने तो आपको ये लिखना भी ऐसे सिखाया है कि आपने फैक्टर सवाल से उठाना है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना कि वन ऑफ द मेजर कस्टमर हैज फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट द कंपनी, दिस इंडिकेट्स दैट द कंपनी माइट नॉट बी द गोइंग कंसर्न। बेटा, अंडर और ओवर स्टेटमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न क्यों लिखेंगे? मतलब ये तो बेफजूल बात हो गई ना जो आप कर रहे हो। मुस्तफा, क्या हो गया? अच्छा हुजैफा, अच्छा इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री कैसे, मुझे आप एक बात बताएं। 31 दिसंबर पे क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास वही डिफेक्टेड इन्वेंट्री मौजूद हो? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है कि इफेक्टेड, वेरी गुड, अब बात समझिएगा आप। 31 दिसंबर पे वही डिफेक्टेड इन्वेंट्री अगर आपके पास मौजूद है तो दिस इज इटसेल्फ अ इंडिकेशन कि आपकी इन्वेंट्री इम्पेयर्ड, आपने बुक नहीं किया हुआ। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी। भाई देखो, इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी तो तब होगा ना जब आज तक मेरे कैश फ्लोज कम हो रहे होंगे, वो तो हमें लिखना ही नहीं है ना। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्शन लाइन? मेहदी, मुझे इस पूरे सवाल में लिख के बताते हो।
कि आपकी प्रोडक्शन लाइन कहाँ खराब हुई है। वो कह रहा है कि देखो आपने उसको पढ़ा सही नहीं है ना, यही तो बात है इसमें रीड करने की। फॉर डिलीवरिंग अ बैच ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दैट कॉज ऑपरेशनल डिसरप्शंस इन दुआ लिमिटेड प्रोडक्शन लाइन। वो कह रहा है कि बैच ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपका नहीं है भाईजान, सामने वाले का है। नहीं नहीं, आप देखो दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो ना, यही तो आपने फिर बेवकूफ़ी की ना, आप ये बात को नहीं समझे। भाईजान ये ऑपरेशनल डिसरप्शंस आपकी हुई हैं या सामने वाले की हुई हैं, पहले तो ये लिख के बता दो। हाँ जी जल्दी से, किसकी हुई है? सामने वाले की हुई है ना। ओके, यहां पे मसला दुआ का है, आप उसको आमना पे केटर कर रहे हैं। आमना बिल्कुल सही है, उसके लिए मसला नहीं है, मसला दुआ का है, ऐसा ही है। और ये जो दोनों नाम है वो सौले से मुंसलिक हैं। अब आप सौले से पूछना पड़ेगा कि उसने क्यों एक को इतना अच्छा रखा, एक को इतना बुरा लगा। अगेन चलें, ये भी बात समझ आती है। अच्छा भाई पहले बताओ, ये रिस्क वाली बातें क्लियर हो गई। अब मुझे ज़रा ये बताते हैं आप लोग कि आप लोगों ने इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर क्या प्रोसीजर लिखें। ओके जी सर, कंटिजेंसीज वाई पॉइंट में एक तो कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन असर्शन दोनों अफेक्ट हो रही है। नहीं बिल्कुल नहीं, आप ये कहेंगे कि कंप्लीटनेस तो नहीं ना, आप बोलेंगे उसकी वैल्यूएशन कि क्या उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अच्छा नहीं, अब इन्वेंट्री वाले लिख के दिखाए ना यार, फिर ये बात, एक मिनट, फिर वो बच्चा कह रहा है सर पूरा बैच डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब प्लांट में कोई खराबी है। भाईजान मैं फिर क्या कह रहा हूँ, आप लोग क्या समझ रहे हैं। हमने आगे बैच को डिसेमिनेट किया है, बेचा है, सामने वाले की प्रोडक्शन लाइन खराब हुई है, आपकी प्रोडक्शन लाइन बिल्कुल सही है, आपकी प्रोडक्शन लाइन बिल्कुल सही है। दोनों चीजों को मिक्स क्यों करो, रीड तो करो। कस्टमर जिसको आपने बेचा है उसकी प्रोडक्शन लाइन खराब हुई है। अच्छा भाई, अब ईशा खान लिखती हैं ऑब्टेन प्रोडक्शन रिपोर्ट एंड चेक द क्वांटिटी ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। वेरी गुड। अच्छा, इसमें प्रोडक्शन रिपोर्ट की जगह ईशा अब ये लिख सकती थी कि ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अ लिस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री, इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट वेदर डिफेक्ट मे बी प्रेजेंट इन अदर बैचेस एज वेल, ऑब्टेन इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट, इंश्योर मैथमेटिकल एक्यूरेसी एज रीजनेबल फॉर द प्रोविजन। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपने गलती की है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट लेके, मैथमेटिकल एक्यूरेसी लेके, रीजनेबलनेस ऑफ प्रोविजन कैसे, आपने बहुत जेनरिक लिखा है। रिकैलकुलेट अ सैंपल ऑफ वैल्यूएशन गलत, वेरीफाई सब्सिक्वेंट सेल्स टू डिटेक्ट। अच्छा, इसमें आपने सब्सिक्वेंट सेल्स वाली बात सही लिखी है सर, और भी तो केसेस हो सकते हैं जो डिस्क्लोज। अच्छा अभी अगेन 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 अनीप कह रहे हैं सर और भी केसेस हो सकते हैं। क्या यहाँ पे मैं पूरी कंटिजेंसीज की बात कर रहा हूँ या स्पेसिफिक टू द केस है, सवाल है मेरा। हाँ जी जल्दी बताओ, स्पेसिफिक टू द केस। तो अनीब आपने मेरे ख्याल से ये रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी ना। ऑडिटर वुड परफॉर्म टू एड्रेस दीज रिस्क, दीज रिस्क। इस सवाल में क्या रिस्क है? हाँ, इस सवाल में अगर मैं आपको ये लिख के देता कि इनका कोई कंट्रोल नहीं है जो कि ये मेक श्योर करे कि सारे केसेस एक जगह पे आ गए हों। हाँ जी, सारे केसेस एक जगह पे आ गए हों, तो क्या मुझे आप बताएं, तो फिर ओवरऑल प्रोसीजर्स लिखते आप? तो क्या फिर ओवरऑल प्रोसीजर्स लिखते आप? फिर लिखते आप ओवरऑल। अच्छा, अंसा लिखती हैं ऑब्टेन इन्वेंट्री रिपोर्ट, चेक फॉर डिफेक्टिव बैचेस प्रेजेंस। वेरी गुड, सही है। चेक फॉर सब्सिक्वेंट सेल्स ऑफ सच इन्वेंट्री, कंसिडर रिकॉर्डिंग लॉस ऑफ सच इन्वेंट्री। ओके, चेक इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा ऑफ आमना लिमिटेड भंगी। ये क्या लिखा है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा ऑफ आमना लिमिटेड, आमना लिमिटेड के अपने डेटा की इनकंसिस्टेंसी क्यों चेक कर रहा है भाई? चेक एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डेटा। भाई क्या मतलब नशा लगा के लिखा है ये? हाँ भाई, कौन सी चीज सही है, क्या लिख रहा है? वेरीफाई द सब्सिक्वेंट सेल्स। शेजिल क्या हो गया बेटा, मतलब असेस द रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशन। क्या लिख रहा है भाई मेरी जान, क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या किया ये?
मर जाना चाहिए तुम्हें। Obtain inventory list from the management, perform physical inspection to find out any obsolescence inventory, further appoint an auditor expert। गलत नबील, देखो मैंने तभी स्पेसिफिक दिए हैं ताकि तुम्हारी राइटिंग तो देखूं कितना गलत लिख रहे हो। ऑप्टेन इन्वेंट्री शीट। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, चलो पहले रीड कर लेते हैं। ऑप्टेन इन्वेंट्री शीट एंड सेलेक्ट सैंपल ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम शीट एंड इंक्वायर द कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। गलत, पहला प्रोसीजर गलत हारिस। ओके जी, चेक सब्सिक्वेंट सेल्स, वो भी सही है। इफ इम्पेयर्ड चेक वेदर एनआरवी लॉस इज अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड, कुछ सही है सर। यहाँ लिखा है प्रोडक्ट्स डिड नॉट मीट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो और केसेस भी हो सकते हैं ना जो डिस्क्लोज ना हुए हों। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स यानी हमारा प्रोडक्ट जो है, तो उसी पे तो बात कर रहा हूँ, उसी पे तो बात कर रहा हूँ ना। और उसके लिए तो फिर मैं क्या करूँगा, कंप्लीटनेस के लिए मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स तो रीड करूँगा ही वैसे। ऑब्टेन इन्वेंट्री रिपोर्ट एंड चेक दीज डिफेक्टिव इन्वेंटरीज प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। हसन आदिल, वेरी रॉन्ग यार, वेरी रॉन्ग। भाई मुझे एक बात बताओ जल्दी से, इधर 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 फोकस के साथ। मैं सबसे पहले अब फोकस हो के आप मेरी बात सुनेंगे। मैं सबसे पहले, भाई आपने प्रोसीजर डायरेक्टेड नहीं लिखे ना शैजिल। मुझे एक बात बताओ, पहले हाई लेवल बात करते हैं, हाई लेवल बात। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो इन्वेंट्री 31 दिसंबर पे एग्जिस्ट करती है जो कि डिफेक्टेड है, यानी वो कह रहा है कि आपने ये माल बेचा था, क्या वही माल मैं ट्रेस कर लूंगा इन्वेंट्री रिपोर्ट से? पहले तो आइडेंटिफाई कर लो ना कि वो वाली इन्वेंट्री है खराब वाली, ऐसा है? जल्दी बताओ। ऑब्टेन इन्वेंट्री रिपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड ट्रेस दोज गुड्स दैट वर डिफेक्टेड, यानी वही दोज क्लास ऑफ गुड्स ना। मुझे पता है ना कि ये वाला बैच खराब है, तो ये वाला बैच उठा के मैं सिंपल सिंपल उसको साइड में कर दूंगा। ऐसा ही है? जल्दी बताओ, ऐसा है? जल्दी बताओ। ओके, अब आगे 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 फोकस होकर सुनना। पहला प्रोसीजर तो ये हो गया। दूसरा, क्या मैं ये देख सकता हूं, प्लीज सुनना, क्या मैं ये देख सकता हूं कि उस डिफेक्टेड प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, कॉस्ट पर यूनिट, ऑन अ सैंपल बेसिस चेक कॉस्ट ऑफ डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स बाय वाउचिंग। क्या वाउच करूंगा? सप्लायर इनवॉइसेस। ऐसा है? कॉस्ट मिल जाएगी मुझे, कॉस्ट पर यूनिट वेरीफाई हो गई। सप्लायर इनवॉइसेस, हाँ, कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, फिर मैं ये देखूंगा ऑन अ सैंपल बेसिस सेलेक्ट करूंगा। प्लीज सुनना मेरी बात फोकस होके, ये बड़ी अहम चीज सिखा रहा हूं, ये नया मंजन लाया था मैं इधर। फिर मैं कहूंगा ऑन अ सैंपल बेसिस, सेलेक्ट, ये इसको कर लेते हैं, वाउच एक्सपेंसेस incurred to correct inventory to assess cost to sell। आप ये कहानी देखें मैंने क्या लिखी है। मैंने कहा सैंपल बेसिस पे आप वो खर्चे उठा लें जो इस इन्वेंट्री को सही करने में लगे होंगे। क्या तुम्हें कॉस्ट टू सेल पता लग जाएगी कि मजीद इतना खर्चा करना पड़ेगा बेचने के लिए? जल्दी बताओ, क्योंकि एनआरवी तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है ना। एनआरवी तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है। तो आपने क्या किया? आपने कहा कि मैं एक्सपेंसेस देख लेता हूं कि किस किस नौयत के। वेयर एंड टियर, अबे वो पठान, वेयर एंड टियर क्या होता है? चर्सी, वेयर एंड टियर नहीं भाई, क्या हो गया? आप इसमें ये कर रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि भाई अगर एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ है इन्वेंट्री की, उसको डिफेक्ट को सही करने के लिए, उस खर्चे को वाउच कर लो सैंपल बेसिस पे किस किस तरीके के खर्चे हुए हैं, तुम्हें पता लग जाएगा ना कि एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल कितनी आती है। अच्छा जी, ओके गुड। अब हमने कहा ये हो गया तीसरा,
अब हमने कहा चौथा, अब आप बोलेंगे चेक subsequent sales to assess fair value of the inventory। ऐसा है कि सारे पैरामीटर वेरीफाई कर लिए, कि सब्सिक्वेंट सेल्स भी देख ली, कॉस्ट टू सेल भी मुझे पता है, डिफेक्टिव गुड्स भी पता है, कॉस्ट भी पता है, सब पैरामीटर आ गए। अब ये कह रहे हैं सर सेलेक्ट अ फिजिकल सैंपल ऑफ डिफेक्टेड आइटम टू इंश्योर दे आर इंक्लूडेड इन द स्टॉक शीट फ्लो टू शीट। यार मुझे एक बात बताओ, अल्लाह के बंदे, खुदा की कसम है भाई, मैं फ्लो टू शीट क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहा हूँ? पहले ये बता दो भाईजान, क्या लिख रहे हो तुम? ये क्यों तुम फ्लो टू शीट कर रहे हो? क्यों तुम फ्लो टू शीट कर रहे हो भाई? वैल्यूएशन का मसला है, तुम बात कर रहे हो उसकी कंप्लीटनेस की। मतलब माना चरस सस्ती वाली है तुम्हारी, बट इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि ऐसी बहकी भी बातें करो। शेजिल क्या हो गया ये? सही है जी। अच्छा भाई, भाई यू आर कंफ्यूज बोल रहे हैं भाई, यू आर कंफ्यूज मतलब भाई सीधी सी बात है, आप बोल रहे हो कि प्रॉपरली वैल्यूड है या नहीं है। वैल्यूएशन की बातें करोगे ना, इसमें कंप्लीटनेस कहां से आ गई? मतलब वाई यू आर कंफ्यूज? मेरी जान, तू सामने होता तो मैं तेरे को गले लगा लेता, मैं रो देता तुम्हारे साथ। बट अगेन 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 अगेन, ये सारी रोने की बातें हैं, ये सारी चीजें मैं तुम्हारे साथ तब करूंगा ना जब तुम ये फील कराओ मुझे कि भाई तुम तकलीफ में हो। ये तुम्हारी तकलीफ ही नहीं है, ये मसला कुछ और है। हाँ शैजिल कह रहे हैं सर अब समझ आया, मसला वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का है। सही है जी। ताहा कह रहे हैं हमारा चेक नहीं हुआ सर। तो जानिए अब तो मैंने पूरा डिस्कस कर लिया ना, अगर इसी में से मेरी जान मेरे बच्चे अगर आपका आंसर मैच हो रहा है तो दैट इज फेयर एनफ। अभी मैं रीड भी कर लेता हूँ। Inspect the slow moving inventory, obsolete stock and discuss provisioning with the management. Again, why you're discussing the other items in the inventory? Specific procedures मांगे। Inspect the further estimated cost used to calculate NRV. Inspect further estimated cost कहाँ से? आपने बड़ा जेनरिक लिखा है, और further estimated cost नहीं होती है, cost to sell होती है। Recalculate the calculation of, अब देखो आपने क्या लिखा हुआ है, recalculate the calculation of inventory. That is a very poor drafting. चेक द क्लाइंट मेथड फॉर एनआरवी वैल्यूएशन इज अप्रोप्रिएट। यहां पे मेथोडोलॉजी की क्यों बात की है जानी? बिल्कुल गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है। ओके जी। हाँ तो अब ऐसे मैंने हसन आपका चेक कर लिया आंसर ये। ओके जी। सिद्दीक कह रहे हैं इंस्पेक्ट सब्सिक्वेंट to the case BOD minutes of the meeting regarding facing difficulty in selling inventory, aging report to check items which not sold। again आपने पूरा लिख दिया, पर चलो सही है, एक्सेप्ट कर लेता हूं। इसके लिए स्पेसिफिक, इसके लिए स्पेसिफिक आपने नहीं लिखा सिद्दीक। ओके, चेक एंड वेरीफाई द स्टेटस सिमिलर इन्वेंट्री डिस्पैच टू द अदर कस्टमर्स। चलो ये भी लिख सकते हैं। 3 वाला जो आपने लिखा है वो रिपीट कर दें। भाई मैंने कहा कि एनआरवी कैसे निकलती है पहले ये बताओ। हाँ जी जल्दी बताओ। फेयर वैल्यू जस्ट कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू आपको ईयर एंड की बाद की सेल देख के समझ आ जाएगी। कॉस्ट टू सेल में ये देखोगे ना कि अभी इदारे ने कितना खर्चा किया है अभी एग्जिस्टिंग गुड्स को सही करने के लिए, तो वो सैंपल बेसिस पे वाउच ही करोगे ना इनवॉइसेस से। तो कॉस्ट टू सेल आ गई, फेयर वैल्यू वहां से आ गई, एनआरवी पता लग गई। कंपेयर करोगे इसको कॉस्ट से। इफ देयर इज अ पॉसिबल एनआरवी लॉस, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिकॉर्ड इट इमीडिएटली। शेजिल कह रहे हैं अब सही है सर मेरी जान, अब तो लिख लिया ना मैंने, अब तो लिख लिया ना मैंने। अब किसी और ने अगर तुम्हें वो चीज करके दिखा दी तो तुम्हारे वापस करने का फायदा नहीं है ना मेरी जान। अभी अभी फौरन दस्ती। अभी भी तुमने देखो ये आमना लिमिटेड से फिर तुमने डिस्कशन की है।
इंश्योर द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, देखो फिर ये चसी वाली बात है। अबे लिखा हुआ है सामने, ये रहा, ये लिखे हुए सामने, ये प्रोसीजर लिखे हुए, ये क्यों नहीं लिख रहे? ये क्या बदतमीजी है कि ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री फॉर पॉसिबल एनआरवी एडजस्टमेंट। चल तेरी बात मान ली। दूसरा, डिस्कस करूंगा प्रोविजनिंग, कि भाई आपने प्रोविजन किया नहीं किया, चल ये भी मान लिया, मुझे भी ये भी मान लिया। फिर आगे तुम लिख रहे हो परफॉर्म रीकैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। भाई क्या कर रही है जानी? क्या हो गया बेटा? मतलब क्या तबीयत खराब है? क्या हुआ ये? कोई मसला है? बुखार है? कोई तकलीफ है? कुछ शेयर करना चाहते हो? प्लीज खुल के। ये नहीं शेयर करो जो तुम कर रहे हो। सदमे में हो क्या? वो पैसा नहीं मिले सुबह? हाँ हाँ, अच्छा चलो जी। सर डिफेक्टिव यूनिट्स और भी तो हो सकते हैं ना, ये चेक नहीं करेंगे तो मेरी जान? आपने, वही तो कह रहा हूँ ना, आप एजिंग ले लें, मैक्सिमम एजिंग ले लें, एजिंग वाला लिखें। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर डिफेक्टेड गुड्स तो और भी हो सकते हैं ना। तो मेरे बच्चों, अगर डिफेक्टेड गुड्स और भी हो सकते हैं, आप एजिंग से वेरीफाई कर सकते हैं ना कि कौन से पुराने हैं। कैश फ्लो भी बनवा सकते हैं डिफेक्टिव यूनिट्स के। मतलब व्हाई वुड हैव बॉदर कैश फ्लोस? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या पीपी की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहा हूँ? वैल्यू इन यूज निकलती है क्या इन्वेंट्री की? हाँ जी जल्दी बताओ। सही है। वो कह रहा है सर शेजिल की कल तारीफ हो गई तो नज़र लग गई आज। अबे भाई ये तो ऐसा बच्चा है कि इसको अगर मतलब पाकिस्तान इंडिया के मैच में टीवी पे ले आओ ना, पूरे पाकिस्तान की नज़र उतर है, नज़र बट्टू है ये भंगी। इसको कहाँ नज़र लगेगी चसी को? चलो सही है। सर इसमें एस्टिमेट्स के प्रोसीजर लिख सकते हैं? अच्छा आप बताते हैं तहा कि कौन से एस्टिमेट्स के प्रोसीजर? हाँ बिल्कुल ऐसा आसान। चेक एंड वेरीफाई वारंटी पॉलिसी ऑफ द कंपनी। क्या इसमें वारंटी की कोई बात है? मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ तुमसे, सिर्फ मेरे दिल की तसल्ली के लिए। क्या वारंटी की कोई बात है? क्या हमने कोई वारंटी दी हुई है? देन मतलब व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? यार सिंपल सी मामला है यार, आपने एनआरवी टेस्टिंग करनी है, एनआरवी टेस्टिंग करनी है। मुझे बस एक कन्फ्यूजन है कि जो प्रोसीजर हमने याद किए हैं वो यहाँ पे नहीं लग रहे। यार कैसी बातें कर रहे हो भाईजान? यहाँ पे क्या आपने, यहाँ पे जो आपने प्रोसीजर याद किए हैं, वो मैंने आपको क्या बताया था कि वैल्यूएशन के प्रोसीजर्स लिखने हैं। अब मैंने उसको सिर्फ टेलर मेड किया है। और टेलर मेड कैसे किया है कि भाई मैंने इन्वेंट्री रिपोर्ट से सिर्फ वो वाली बैच निकाला जो कि मुझे डिफेक्टेड लग रहा है। आप लोग इम्पेयरमेंट से कंफ्यूज हो गए। ओके, मैं मेरी गलती है, सॉरी। सर ये लिख सकते हैं डिटरमाइन द रीजनेबलनेस ऑफ द वैल्यूएशन मेथड्स ऑफ एएल। अगेन यार मेथडोलॉजी कौन सी है वैल्यूएशन की, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हाँ जी, इम्पेयरमेंट कहाँ से आ गई सर? फिर इम्पेयरमेंट का तो प्रोसीजर नहीं आया। अबे भाई अगर तू सामने होता ना मेरे भाईजान, यहाँ पे इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब चसी एनआरवी लॉस है। लट्टू तोते एनआरवी लॉस है। इम्पेयरमेंट वाले प्रोसीजर क्यों लिख रहा है यहाँ पे? भाई मुझे एक बात बताओ, पीपी की इम्पेयरमेंट वैल्यू इन यूज मेथड से होती है ना, मतलब उसमें एनआरवी लॉस में तो नहीं होती है। इन्वेंट्री तो आईएसयू में। अजीब बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो यार, हटा दी सुबह सुबह। मतलब यार तुम रीड तो करो ना सवाल। तुम क्या कहते हो, मैं आज के बाद तुम्हें मुश्किल सवालात नहीं दूं? नहीं दूं ऐसे सवालात बना के? नहीं मिलेंगे तुम्हें कहीं भी, ये बुक में कहीं भी, मतलब फ्रेश बनाता हूं मैं खुद। पीपी और इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट घूमे, अच्छा। सब सब अपनी मस्ती में, मार अपनी मस्ती में। मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, ये बीच में अपना एक चेक फिजिकल कंडीशन, फिर एक प्रोसीजर फेंक देगा, फिर एक प्रोसीजर फेंक देगा। चलो कंफ्यूजन दूर हो गई भाई तेरी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने आधे घंटे में कोई एक प्रोसीजर डिस्कस किया। चलें दूसरा रिस्क, गोइंग कंसर्न का।
दूसरा रिस्क गोइंग कंसर्न का, प्लीज कैन यू गाइस टेल मी अबाउट कि गोइंग कंसर्न का रिस्क कैसे बोलोगे? सिंस वन ऑफ द मेजर कस्टमर हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द कंपनी, देयर इज अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, and in future it is possible that the customer might not be buying goods from us because of the supply of defected goods. Okay, there is a material uncertainty that whether Dua Limited will continue. The material uncertainty, देखो आप याद करो, अब यहाँ से शुरू से, हाँ अभी हम आइजा 570 पे चले गए। आपको मैंने क्या सिखाया है कि आप लोग डायरेक्ट मटेरियल अनसर्टेनिटी की बात नहीं करेंगे ना, पहले आप किसकी बात करेंगे? गोइंग कंसर्न है या नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही है ना। गोइंग कंसर्न से रिलेटेड प्रोसीजर क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। गोइंग कंसर्न से रिलेटेड प्रोसीजर क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। सही है, चलें। अच्छा, अब गोइंग कंसर्न के रिलेटेड अगर आप कोई प्रोसीजर बताना चाहिए, मैं बताऊं डायरेक्ट, जल्दी बताओ। वेरी गुड आबिदीन, बिल्कुल सही लिखा है। आस्क मैनेजमेंट वेदर दे हैव परफॉर्म गोइंग कंसर्न असेसमेंट और नॉट। वेरी गुड उनसा, वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है। Assess the reasonableness of the data used in alternative plan contract with the new customer if sales will be existing if enough to entity. Very good, बिल्कुल सही लिखा है कि आप ये देखेंगे ऑल्टरनेटिव प्लान्स क्या है, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो अभी न्यू कस्टमर है उससे बातचीत चल रही है, उससे कॉरेस्पॉन्डेंस देख लेंगे कि ईयर एंड के बाद क्या उसको कोई सेल हुई है नहीं हुई है। वेरी गुड, बेहतरीन। Since Dua Limited a major customer, the risk of losing such customer will create doubt over the company's ability to continue as a going concern. Very good यार शेख एहसान, very good. Discuss with management and obtain their assessment of working of going concern. नहीं, पहले इसने वो लिखना था जैसे ऊपर उन्होंने लिखा है ना उनसा ने, कि आप सबसे पहले उसके पूछेंगे कि भाई आस्क मैनेजमेंट इफ इट हैज प्रिपेयर्ड द गोइंग कंसर्न असेसमेंट, इफ नॉट आस्क देम टू प्रिपेयर। ओके जी, ईशा लिखती है इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट वेदर द rest of the customers generate enough revenue of AL to stay in a going concern. Very good. Future plan, ask management to prepare revised cash flow forecast and evaluate the reliability of the data. Very good. Read board minutes for more information. Very good. Review latest available interim FS. Very good, you can write it. बिल्कुल अच्छा लिखा है। Obtain company's cash flow forecast and assess the assumptions for the reasonableness. नहीं, पर उसमें आपने वो नहीं लिखा ना कि पहले मैनेजमेंट से पूछो कि उसने असेसमेंट की है नहीं की हुई, नहीं की हुई तो उसको बोलो बनाए। Are there any plans to enter into with the new customers? ये सारी चीजें आपने पूछनी है। Very good उस्मान, पहला सही लिखा। Obtain subsequent interim to analyze the company's position, inspect minutes of the meeting, बिल्कुल सही है। Since one of the major customers filed a suit against the company, so the risk of losing customer, it creates a risk of going concern. Very good. Kashyap, discuss with the finance director whether any new customer have been obtained to replace the last one. चले, बिल्कुल सही है उस्मान, आपने सही लिखा है, मैंने रीड कर लिया है। हसान नबील लिखते हैं इंस्पेक्ट बोर्ड मिनट्स टू चेक प्लान फॉर अटेनिंग अ न्यू और मेजर कस्टमर, correspondence with any new customer, check whether other major customer enough to be remain the company as a going concern. Very good हसान नबील, बिल्कुल सही लिखा है। जरीर, evaluate the reasonableness of the going concern assertion made by the entity and see subsequent sales to conclude the assertion. नहीं, बहुत जेनरिक लिखा है, बहुत जेनरिक लिखा है, आपने गोइंग कंसर्न के स्पेसिफिकली लिखनी है चीजें। अच्छा भाई, तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे हम अगर गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर देखें, इधर देखो सर, मटीरियल अनसर्टेनिटी का नहीं लिख सकते रिस्क ड्राफ्ट करते हुए? भाई देखो, पहले एक बात बताओ, आप लोग, आपको इनिशियली क्या कंक्लूड करना था, गोइंग कंसर्न या मटीरियल अनसर्टेनिटी? प्लीज जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या कंक्लूड करना है? हाँ जी, गोइंग कंसर्न करना है ना, गोइंग कंसर्न करना है ना। अच्छा, अगर एक कंपनी गोइंग कंसर्न है, उसके बाद देखते हो ना कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है, ऐसा है। तो आपको यहां पे मेरी एग्जांपल के अंदर रिस्क गोइंग कंसर्न का है या मटेरियल अनसर्टेनिटी का है? जल्दी बताओ, गोइंग कंसर्न का या मटेरियल अनसर्टेनिटी का है? गोइंग कंसर्न का है। तो अभी तो आप वो प्रोसीजर लिखोगे ना, क्योंकि सवाल में एक हिस्सा है वो।
अगर इतना बड़ा सवाल आ जाए सिर्फ गोइंग कंसर्न के रिलेटेड, बोले 570 में क्या करोगे, तो आप फिर पूरा लिखते हैं। अगर मैं कंक्लूड कर लूं गोइंग कंसर्न, तो फिर देखूंगा मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है, फिर मैनेजमेंट मानती है नहीं मानती है, वो पूरी कहानी आगे तक जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ये फर्क है, तो ये फर्क है जानी। अच्छा आप देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू अ lawsuit filed by a major customer for supplying defective unit, there is a risk that company may face financial difficulty, potentially affecting its ability to continue as a going concern. Clear है? So is following procedure correct? Inquire management whether they have taken any measure to find new customer. बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल लिख सकते हो। आए देखें, obtain management assessment of going concern assumption if the company's financial statement, if the management has not conducted such assessment, request them to prepare a going concern assessment covering at least the next 12 months. ऐसा है, सही लिखा हुआ है ये कि अगले 12 महीने की असेसमेंट बनवाओ उसको, क्योंकि कंपनी गोइंग कंसर्न तब कहलाएगी जब वो अगले 12 महीने चलने के लायक हो। चलें आगे, फिर हमने लिखा एनालाइज द assumptions used therein, the underlying assumption used by the management needs to be supported by the pertinent facts. हमने कहा भाई उसमें assumptions जो यूज हुई हैं उसको आप वैलिडेट करेंगे। जैसे यहां पे बच्चों ने लिखा कैसे, आप जो है सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड के एफएस देख लेंगे, ऐसा ही है कि क्या हुआ हुआ है। आगे, रीड द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन विच अबव इश्यूज वर डिस्कस्ड। If there is a chance of onboarding new customer, check the correspondence with the new customer, inspect agreement with the new customer and check subsequent sales. ये लिखा था ना आप लोगों ने, किसने लिखा था ये, मैं देख रहा था अभी, लिखा था ना अभी, कौन था ये शख्स? एक तो मुझे पता है कि ऊपर अंसा ने लिखा था, और भी था 2-3 बच्चे जिन्होंने ये वाली बातें लिखी थी। जदीद ने लिखा था, वेरी गुड। हसान नबील ने, वेरी गुड। हाँ शेख एहसान अभी तो बताया जानी, बिल्कुल ऐसा ही है, वेरी गुड। ईशा वेरी गुड, कशफ वेरी गुड। तो पहले बताओ बात समझ आती है, हाउ टू गो, हाउ टू बी वेरी स्पेसिफिक। एंड मैं फिर बता दूं, ऑडिट को तुम खाली आज बात कर लेते हैं ना, इस पे आ जाओ। ऑडिट के अंदर मैं तुम्हें जितने भी प्रोसीजर सिखा दूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ सिखा दूं, पर अगर मैं तुम्हें अप्लाई करना नहीं सिखाऊं ना, आप ये पेपर पास नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे 3 घंटे में एक ही अपॉर्चुनिटी होगी, आइदर यू राइट राइट, आइदर यू आर राइटिंग इट रॉन्ग। सीधी सी बात है, गया पेपर हाथ से वरना। तो अगेन एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो इतना टाइम लगा रहा हूं अभी से ही प्रैक्टिस पे, जिसमें रिस्क भी आ रहा है, रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं, सीधे सीधे नंबर आएंगे। पहले बताओ बात समझ आती है बच्चों, क्लैरिटी है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राफ्ट। एंड ये तो मैं मतलब शर्तिया कह सकता हूं, यू कैन नेवर फाइंड दिस वे एट एनी अदर इंस्टीट्यूट। सीधी सी बात है, मेहनत करते हैं हम। चलें ओके, आगे आ जाओ। अब तीसरा, कंटिंजेंसी। शैजिल कह रहे हैं मुझे टेंशन हो रही है, यानी क्यों टेंशन हो रही है? अगर तुम फोकस होके टारगेटेडली, कल तूने कितना अच्छा लिखा था, कल तूने कितना अच्छा लिखा था शैजिल, अपार्ट फ्रॉम मजाक, कल तुमने कितना अच्छा लिखा था, सही है ना? आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या रिप्लाई नहीं आया सामने से? अफसोदा हो? हाँ जी, क्यों तुम इतने उदास हो आज? खैर हो गई? ये मेरे को लगता है बिल्ली वाला हाल हुआ है तेरे साथ, जो कल मैंने ग्रुप पे भेजा था। सर एक ही रेस पिक हुआ। यस एग्जैक्टली आसान, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आसान के भाई, अभी टेंशन होना सही बात है, ज़्यादा दिन रिजल्ट के वक्त। वो वीडियो रात को देख के सोया था, सही है। रिस्क की ड्राफ्टिंग भी ना, द ऑडिटर शैल अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट प्रोसेस आइडेंटिफाइंग एक्सक्लूडिंग द कंटीजेंसीज। अच्छा अब बिल्कुल ये बताएं जल्दी से, तीसरे वाले की कंटीजेंसीज, यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गए। इवेल्युएट द कंफर्मेशन रिस्पॉन्स ऑफ एल एडवाइजर टू इंश्योर द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड और डिस्क्लोज, ऑब्टेन correspondence between the advisor, very good, determine the reasonableness of the assumption used therein, very good। उस्मान, वन ऑफ द मेजर कस्टमर फाइल, ये तो हो गया। स्कैन जीएल ऑफ एक्सपेंसेस टू इंश्योर ऑल केसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द क्लाइंट। अच्छा यहाँ पे क्या हम बाकी सारी कंप्लीटनेस पे भी बात करेंगे या सिर्फ इस केस की बात करेंगे? लिख दिया, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, पर यहाँ पे हम कंप्लीटनेस की बात नहीं कर रहे, फिर इसी केस की बात कर रहे हूँ।
इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये सही लिखा है तुमने उस्मान। रिव्यू द जनरल लेजर लीगल एक्सपेंसेस एंड डू 100% वेरिफिकेशन ऑफ ऑल केसेस, ये गलत लिख दिया। कंफर्मेशन वाली बात सही लिखी है, इंश्योर कंफर्मेशन रिस्पॉन्स और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल सही है। ईशा लिखती है स्कैन जीएल ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, रिव्यू बोर्ड मिनट्स एंड कंफर्मेशन, सही है। एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस के आई डोंट थिंक सो आपको देखने चाहिए इसमें, क्योंकि आप कंप्लीटनेस पे काम नहीं कर रही यहाँ पे। Review correspondence between the legal advisor and the AL, assess reasonableness of the assumptions used, consider appointing own experts, very good, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। शैजिल लिखते हैं कि स्कैन एंड इंस्पेक्ट लीगल एक्सपेंसेस लेजर, चलो सही है, तुमने लिख दिया, पर कंप्लीटनेस का नहीं लिखना यहाँ पे। इंस्पेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने टू चेक एनी कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग दिस केस ऑफ दुआ लिमिटेड एक्सपेंस, सेंड कंफर्मेशन टू द लीगल एडवाइजर ऑन लिमिटेड, evaluate the confirmation response, बिल्कुल सही लिखा है। As the Dua Limited claim financial damages audit should consider the appoint in own legal advice to assess the probability of outflow, बिल्कुल सही लिखा है। Okay. अंसार ने लिखा है ask management if they have communicated the case to the legal advisor, send confirmation to the concerned lawyer, बिल्कुल सही है। Compare response to evaluate the amount if it is to be disclosed or recorded, assess the need to appoint auditors experts, make sure the correct presentation is made as per applicable financial reporting framework, बिल्कुल सही लिखा है। अब्दीन लिखते हैं send confirmation to the lawyer handling the case for the current situation of the case, चलो सही है, confirmation भेज दी। inspect the papers of proceedings of case if any, ये भी सही है। review correspondence between the lawyer and the company, ये भी सही है। ensure that the proper disclosure provision has been made, बिल्कुल सही है। consider involving own lawyer, वेरी गुड यार, अच्छा लिखा है। अच्छा, सिद्दीक लिखते हैं इंस्पेक्ट बोर्ड मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिगार्डिंग इट्स एस्टिमेट ऑफ द आउटकम ऑफ द लॉ सूट, इंक्वायर द लीगल एडवाइजर ऑफ द एंटिटी हु इज हैंडलिंग द केस रिगार्डिंग द अमाउंट एंड लाइक्लीहुड ऑफ विनिंग और लूजिंग, बिल्कुल सही है। चेक फ्रॉम इंडिपेंडेंट ऑथेंटिक सोर्स रिगार्डिंग द केस डेवलपमेंट, कौन सी सोर्स है ये तुमने जस्टिफाई करना होगा पे सिद्दीक। assess the reasonableness of the disclosure and amount of provision if it is recorded or disclosed, how you will assess the reasonableness? By comparing it with the legal confirmation, सही है। तो ऐसे आपने लिखना। लाइबा लिखती हैं send external confirmation or legal advisor to obtain details about the lawsuit, evaluate the response of confirmation, ensure expected amount of liability to be recorded or disclosed, consider from own legal advisor to assess the profitability, प्रॉफिटेबिलिटी लिख दिया आपने, शायद गलत लिख दिया लाइबा, प्रोबेबिलिटी होगा। रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द क्लाइंट एंड द लीगल एडवाइजर, वेरीफाई द रीजनेबलनेस ऑफ द असम्पशन यूज्ड इन रिकॉर्डिंग प्रोविजन, बिल्कुल सही है। चलें, अब मुझे एक बात बताओ, सेंड कंफर्मेशन आना लिखती है टू दुआ लिमिटेड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट, सेंड कंफर्मेशन टू दुआ लिमिटेड, नहीं, दुआ लिमिटेड को आप कंफर्मेशन क्यों भेज रहे हैं? सही है, गलत, वो तो बोलेगा ना मुझे तो पैसे चाहिए। अच्छा, ये देखिएगा, मेजॉरिटी बच्चों ने सही लिखा है इधर। अब आ जाएं, हमने कहा सेंड अ कंफर्मेशन टू आमना लिमिटेड लॉयर्स। अच्छा, मैं अपनी कंपनी के जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं उसके लॉयर को भेजूंगा, राइट? जल्दी बताओ यस और नो, ऐसा है? ओके, टू इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ द लॉसूट, द लाइकलीहुड ऑफ अ लॉस एंड एनी पोटेंशियल फाइनेंशियल डैमेजेस, क्योंकि वही मुझे बताएगा ना कि लाइकलीहुड क्या प्रोबेबल है या नहीं है, कितनी अमाउंट होगी, सारी चीजें वो एक्सपर्ट बताएगा। रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द लॉयर एंड द कंपनी रिगार्डिंग द लॉ सूट, उनकी बातें देख लूंगा। रीड द मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ मीटिंग इन विच अबव इश्यूज वर डिस्कस, ये कर लूंगा कि भाई मिनट्स रीड कर लूंगा। engaging our expert to assess the claims and provide an independent evaluation of the likelihood of an unfavorable outcome as well as the potential financial impact, वही वाली बात कि मैं अपना एक्सपर्ट लगा के देख लूंगा। कंसिडर एनी डेवलपमेंट, देखो ये मैंने डाला सब्सिक्वेंट इवेंट का, ये मैंने एडिशनल लिखा है, आप आगे लिख सकते हैं, ये आ गया सब्सिक्वेंट इवेंट से, ये आ गया सब्सिक्वेंट इवेंट से। हाँ जी, बात समझ आ रही है? ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, कंसिडर एनी डेवलपमेंट इन द लॉ सूट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट टू डिटरमाइन वेदर दिस रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट और एडिशनल डिस्क्लोजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा है भाई, जल्दी बताओ। वी ऑल्सो नीड टू असेस द इंडिपेंडेंस ऑफ द क्लाइंट एक्सपर्ट, ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये बहुत जेनरिक हो जाएगा, बट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सही है, बहुत जेनरिक हो जाएगा। Ensure and verify the contingencies from the case number on code website.
वेर कंटीजेंसीज फ्रॉम द कोर्स, इंश्योर एंड वेरीफाई द कंटीजेंसीज। तो क्या करूंगा वहां से वेरीफाई करके, वो तो कंप्लीटनेस के लिए होता है ना हसान। अच्छा भाई, हसान नबी लिखते हैं कि चेक द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कस्टमर एंड द रेलिवेंट ओपिनियन। चेक द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कस्टमर रेलिवेंट ओपिनियन, ये वाली बात नहीं समझिए गलत। चेक द सेटलमेंट डिस्कशन विद द क्लाइंट टू चेक रीजनेबलिटी ऑफ एस्टीमेट एंड द, गलत देखो, एक ही बार कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे ना उसमें सब होगा। इंक्वायर विद द रेलिवेंट लॉयर द चांस ऑफ विनिंग एंड एस्टिमेटेड आउटफ्लो टू बी इंकर्ड, गलत देखो यार, तुम सिंपल ये लिखो ना जो ये लिखा हुआ मैंने। Send a confirmation to lawyer to evaluate the status of lawsuit, likelihood of a loss and potential damages, सारी बातें इसमें कवर होती हैं, सही है। Assess historical cases accuracy of provision to validate management and lawyer estimate, मतलब कर सकते हो, सही है। असेसमेंट के लिए ये भी तो रिस्क है कि केस मैनेजमेंट ऑडिटर को डिस्क्लोज ही ना करे। देखो यार, फिर अगेन अब मेरी बात सुनो, आपको मेरे सवाल में क्या ऐसा नॉन डिस्क्लोजर का रिस्क दिखता है? पहले तो इस बात का जवाब दे दो। जो हारिस कह रहे हैं सर ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है, हाँ सही है। तो मुझे एक बात बताओ, ये नहीं है ना, इफ करके क्यों लिख सकते हैं? क्या मजबूरी है, क्यों मस्ती है, क्यों क्यों लिखना क्यों है? मतलब एक सवाल में है नहीं। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं कि ऑडिटर ने एक केस आइडेंटिफाई किया है जो कि पहले ऑडिटर को नहीं बताया गया था, अब कंप्लीटनेस का रिस्क है। यस तो यार जब जो चीज है वो करो ना, मतलब व्हाई यू आर टारगेटिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, गलत है ना। आपको मैं सिखा ये रहा हूं। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा, मना नहीं कर रहा मैं कि आप उस पर काम नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली काम करेंगे, आप काम करेंगे, बट इस सिचुएशन में वो आपको बोलता है कि इस रिस्क को देखते हुए जो यहाँ पे लिखे गए हैं उसको देखते हुए आप मुझे बताएं कि आप क्या क्या काम करना है आपने। बात समझ आ रही है बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी से। ओके तो चुनना सा सवाल था कैसा ये बताओ। ये अगर आता भी ना, अगर ऐसा सवाल आ भी जाए तो 15 नंबर का आएगा। तो आपसे ही फिर पूछते हैं, और चाहिए ऐसे सवालात? और मांगते हैं? चलें जी और दे देंगे पक्का। तो यानी आज भी जज़ाकल्लाह यार। तो अभी हम ये करेंगे ना, आज भी मैं आपके लिए बैठ के सवाल बनाऊंगा और फिर दे दूंगा, आप करके आइएगा, सही है? नहीं रुकेगा इंशाल्लाह सिलसिला, ये डन है। तो अल्लाह की कसम आई रियली वांट यू गाइस टू पास यार, पास होना है। मेरा तो ड्रीम है कि किसी बच्चे से पूछा जाए कि पढ़ा किससे, तो बोले आकाश से, बस दैट्स इट, मेरा ड्रीम है। और पास होने के बाद इंशाल्लाह। चलें ओके। तो ऑडिट में हमें चैंप होना है। अनडिस्क्लोज कंटीजेंसी का रिस्क नहीं लिखना था, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा देखो फिर अभी वही वाली बात आ गई कि अनडिस्क्लोज कंटीजेंसी का रिस्क, तो यार अनडिस्क्लोज कंटीजेंसी का रिस्क अभी तो बताया मैंने पूरा, अभी तो बताया जानी मास, अभी तो बताया, इतना डिस्कशन तो किया। मार्क्स भी मेंशन कर दिया करें, चलें डन मैं मार्क्स भी मेंशन कर दूंगा यार। मैं आ जाऊंगा वापस, यकीन करो मैं इतनी डिफिकल्टी में यहाँ पे सामान लाया हूँ ना, अपना आपकी सोच है। मैं मतलब हेल्प, मैं तुम्हें पता है कल रात को भी 3:30 बजे सोया हूँ, चीज़ें ऑफिस की देख के ये करके, बट मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है तुम लोगों से, जो मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराता हूँ। बस ये मतलब एक ऑफिस का ऑब्वियसली मेरा इशू है, तो इसलिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे, अदरवाइज आई वुड हैव कंडक्टेड फिजिकल। मुझे तो खुद आपको पता है तफरी आती है फिजिकल में पढ़ाने में, इंगेजिंग होता है। तो आई विल बी बैक, सही है, वंस मैं ऑडिट खत्म करूँ तुम लोगों के लिए। अच्छा ये मैं जो केसेस डालता हूँ तुम्हारे लिए कैसे होते हैं भाई, क्लाइंट पे चीज़ चल रही होती है, ठक करके मैं डाल देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लेवल पे ला के तुम्हारे लिए ड्राफ्टिंग करके वैसे बना देता हूँ तुम्हारे लिए। जल्दी आऊँगा वापस इंशाल्लाह।